नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर से जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी इस वीडियो से मतलब आज स्टार्ट होगा। ग्रामर में जैसे सेंटेंस हैं, पैसिव वॉइस हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उन सभी को हम क्रम से एक बार देखेंगे। ये वीडियो इसके बाद सभी वीडियोस रेगुलर आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो ये हमारी पहली वीडियो है इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर लेंगे टेंस। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं टेंस। देखिए, टेंस क्या चीज़ है। टेंस इसका हिंदी में जो वर्ड है, इसका अर्थ है वो इसे काल कहते हैं। काल हम एक रूप से अभी जो हम देखते हैं, इसे कुछ लड़के काल ना लिख के समय लिखते हैं, यानी टेंस को हिंदी में समय कह देते हैं। तो समय क्या है? समय और काल में थोड़ा फर्क है। समय को ग्रामेटिकल यूजेस के नहीं लिया जाता और टेंस को मतलब काल ग्रामर में जो हम यूज करते हैं वर्ड वो काल यूज करते हैं, टेंस बोलते हैं। समय और काल बात तो एक ही है, लेकिन समय का यूज नहीं करते। ये ग्रामेटिकल में थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लगता है, जिसलिए इसका मीनिंग जो है वो काल है। बाकी हम जैसे समझेंगे वो इसको समय मान के ही समझेंगे। यानी टेंस का हिंदी मीनिंग क्या है? काल है, और हम इसे समय मान के समझेंगे। किस तरह समझेंगे? देखिए, ये जो समय होता है यानी टेंस, जिसे हिंदी मीनिंग काल कहते हैं, ये होता तीन तरह का है। वो कैसे? ये तीन तरह का होता है। एक तो होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमारे पास तीन तरह के क्या होते हैं? टेंस होते हैं। टेंस मतलब समय या काल, हमारे पास तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। देखिए, ये जो वर्तमान काल है यानी प्रेजेंट टेंस है। अब ये प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, तो याद कैसे रहेगा कि ये प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल है? यानी क्या चीज़ है प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस वो है जैसे जो कार्य हम अभी कर रहे हैं या जो कार्य चल रहा है, या मतलब जो हम अभी, ये देखिए हिंदी मीनिंग से ही समझ आ जाएगा। ये वर्तमान है यानी जो हम बरत रहे हैं, जो अभी क्या कर रहे हैं, हम अपने कार्य को यूज में ले रहे हैं, लेते हैं। ऐसे सभी जो समय है वो वर्तमान काल है, यानी जो चल रहा है, जो आज का टाइम है, वो सभी क्या है? वर्तमान काल है। और जो बीत चुका है उसे पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल कहते हैं। दूसरा यहाँ हमारे पास फ्यूचर टेंस है, जिसे भविष्यकाल यानी आने वाला समय होता है, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये क्या है? ये किसी सेंटेंस के टेंस को बताते हैं। किसी सेंटेंस के टेंस को बताते हैं, यानी कि टेंस तीन तरह के होते हैं। लेकिन हम जब से इंग्लिश पढ़ना हमने स्टार्ट किया है, हमें जो टेंसेस बताए जा रहे हैं यहाँ के अलावा, मतलब इस प्रेजेंट के भी चार टाइप बताए जा रहे हैं, और पास्ट के भी चार टाइप बताए जाते हैं, फ्यूचर के भी चार टाइप बताए जाते हैं। जब ये टेंस है तो फिर वे क्या है? देखिए, ये जो वर्ड है तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमें कार्य के समय को बताते हैं, यानी किस टाइम में कार्य किया गया है। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से हमें ये पता चलता है कार्य अभी किया जा रहा है, या कार्य किया गया था, या आने वाले समय में कार्य किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं, मतलब जिन सेंटेंस से हमें, मतलब इनसे हमें सेंटेंस में टेंस का पता चलता है, काल का यानी समय का पता चलता है। दूसरा, अब ये जो है जैसे प्रेजेंट टेंस है, अब हम इस प्रेजेंट को अलग से देखें तो इस प्रेजेंट में भी चार टाइप होते हैं।
चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इनके चार चार अलग हैं। क्या है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये प्रेजेंट में भी चार टाइप होते हैं, पास्ट के भी यही होते हैं और फ्यूचर के भी यही होते हैं। यानी कि हम इन ये जो तीन सेंटेंस टाइप टेंस है हमारे पास, हम इनके इनको चार टाइप में बांट सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी अब अभी तो हमें पता चल गया कि ये टेंस है, ये सेंटेंस की कार्य होने के टाइम को बताते हैं, लेकिन ये क्या बताते हैं? ये जो चार हमारे पास है, ये सेंटेंस में क्या बताते हैं? देखिए क्या बताते हैं, ये सेंटेंस की प्रकृति को बताते हैं। क्या बताते हैं? सेंटेंस की प्रकृति को, यानी कार्य किस तरह से किया गया है, कार्य का टाइप क्या है, यानी कार्य चल रहा है या चलता है या फिर खत्म हो चुका है या फिर चल रहा है और उसमें टाइमिंग दे रखी है। तो उस तरह से ये चारों पार्ट सेंटेंस की प्रकृति को बताते हैं, यानी उसमें जो कार्य हो रहा है उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी हमें देते हैं, यानी सेंटेंस के नेचर को बताते हैं। ठीक है, सेंटेंस के नेचर को बताते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, टेंस में ये तीन तरह के टाइप हैं और इन तीन में चार टाइप ये हैं। ये तीन क्या बताते हैं और ये चार क्या बताते हैं किसी सेंटेंस के अंदर। ठीक, तो अब इनमें से क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे अभी हम क्या लेंगे, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे। यदि नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अब मैंने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट की है। मैं एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम तक ये इंग्लिश ग्रामर के सभी चैप्टर उम्मीद करता हूँ कि पूरे करा दूंगा, तो इसीलिए आप नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। देखिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट से तो हमें पता चलता है कि किसी सेंटेंस के अंदर टेंस को बताया गया है, यानी काल को उसके बताया गया है। और काल क्या बताया गया है कि प्रेजेंट में सेंटेंस है। जब प्रेजेंट में सेंटेंस है तो फिर ये इंडेफिनिट बताया है, इससे पता चलता है कि टेंस की प्रकृति के बारे में हमें जानकारी देता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपको पता है डेफिनिट का मीनिंग क्या है? डेफिनिट मतलब निश्चित होता है, डेफिनिट मतलब निश्चित, किसी कार्य की दृढ़ता या निश्चितता बताई जाती है, उसे डेफिनिट बोलते हैं। तो ये इंडेफिनिट जो है, ये डेफिनिट वर्ड का अपोजिट वर्ड यानी इंडेफिनिट है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? अनिश्चित, अनिश्चित। यानी आपको इसकी पहचान याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके नेम मतलब नाम में ही दे रखी है। कैसे दे रखी है? प्रेजेंट के अनिश्चित टेंस के, अनिश्चित काल के सेंटेंस, यानी कि जिसमें हमें पता ना चल रहा हो कि कार्य अभी हुआ है या कार्य मतलब किस टाइम कार्य हुआ है। तो कार्य मतलब होने का हमें टाइम नहीं दिया होता, ऐसे सेंटेंसेस इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाते हैं, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। दूसरी पहचान इसकी हो सकती है कि दूसरी जो बढ़िया एकदम वीआईपी पहचान है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो होगी, अगर हमें हिंदी का सेंटेंस दे रखा है तो,
पहचान होगी किसी सेंटेंस के क्रिया के अंत में, किसी सेंटेंस की क्रिया के अंत में। आपको ध्यान रखना है सेंटेंस की क्रिया के अंत में होना चाहिए, सेंटेंस के अंत में नहीं, यानी किसी वाक्य के अंत में ता है ती है नहीं होना, किसी वाक्य की क्रिया के अंत में, किसी वाक्य की क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है या ते है, आदि शब्द आते हैं। किसी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, यानी ये जो वर्ड्स है हमारे पास ये सेंटेंस के, अगर वर्ब के अंत में है तो वो सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। ठीक, अगर सेंटेंस हिंदी में दे रखा है तभी हम इस पहचान से बता पाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर सेंटेंस इंग्लिश में दे रखा है तो कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? तो उसकी पहचान के लिए क्या होता है कि जो इंग्लिश की हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, तो फॉर्मूला ये है, चेंज कैसे करेंगे, यानी स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर वो ये है। अब सब्जेक्ट, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस फर्स्ट फॉर्म में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास सेंटेंस पूरा हो जाता है। और ये सेंटेंस जो हमारे पास पूरा होता है, यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो भी सेंटेंस सीख रहे हैं वो इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। हमें इसमें 3 टाइप सीखने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ये अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव में भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारे पास है, यानी सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का उपयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, हमारे पास सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। वहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल हो यानी सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी बहुवचन हो, बहुवचन हो तो एस या ES नहीं लगाते। ठीक है, कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो उसमें हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा इसका। जैसे हिंदी में मैंने पहचान अभी बताई है, इसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आना चाहिए। अगर ये शब्द नहीं है तो उसमें कार्य का रूटीन या फिर कोई आदत वगैरह दिखाई जा रही हो तो उस सेंटेंस से भी कार्य मतलब इसकी पहचान हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल है, आप किताब पढ़ते हो, आप किताब पढ़ते हो। ठीक है, बाद में ते हो आया और सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल नंबर, आप किताब पढ़ते हो। देखिए सेंटेंस का जो ओपिनियन है, मेरा खुद का जो ओपिनियन है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, वो सबसे पहले उसमें देखना क्या चाहिए, हमें सेंटेंस में सबसे पहले बाद वाला शब्द देखना चाहिए। बाद वाला शब्द क्या है, हो है, यानी इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। जब हमें ये पता चल जाए कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, तो उसके बाद हमें सेंटेंस के टाइप यानी उसकी नेचर को टेस्ट करना होता है कि नेचर कौन सी, किस नेचर का सेंटेंस है, तो वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। जब हम यहाँ देखते हैं ते हो आया है तो ये इंडेफिनिट का है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब हम इसमें देखेंगे, इसके अंदर बीच में देखेंगे, क्योंकि हम अभी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात नहीं की गई है।
तो इतना देखने के बाद हम ये भी चेक करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये सेंटेंस जो हमारे पास है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर ये है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास आप है, आपको यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पढ़ते हैं तो रीड। आप प्लूरल वर्ड है, आप प्लूरल है इसीलिए एस का उपयोग नहीं करेंगे। तो यू रीड द बुक हमारे पास हो जाएगा। ठीक, इसके और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वह फल खाता है, वह फल खाता है। तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस वर्ब में लगेगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हमें लास्ट में देखना है, और लास्ट में है तो प्रेजेंट था तो समझो इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसी ही स्ट्रक्चर से बनेगा। तो ही, अब खाने को कहते हैं ईट, तो ईट में लग जाएगा एट्स, हो जाएगा ईट्स। अब जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो फ्रूट है, तो फ्रूट हम लिख लेंगे। ठीक, ही ईट्स फ्रूट, ईट्स द फ्रूट भी हो सकता है, ये सेंटेंस भी ठीक है। आगे देखिए, ये सेंटेंस जो थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अभी हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक कहते हैं, यानी किसी कार्य को जब हम मना करते हैं या उसमें नहीं आता है या ना नी ऐसा कुछ वर्ड यूज होता है तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, यानी उसमें किसी कार्य को मना किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, आप फुटबॉल नहीं खेलते हो, आप फुटबॉल नहीं खेलते हो। इस नहीं वर्ड ने सेंटेंस में मतलब नकारात्मकता उत्पन्न कर दी, इसीलिए सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा। और सेंटेंस में सबसे पहले पहचान करने के लिए बाद में हो है, प्रेजेंट है, ते है, इंडेफिनिट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और नहीं है तो नेगेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, जो फॉर्मूला या स्ट्रक्चर एक ही बात है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ हम डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ जो डू और डज है, अधिकतर कैंडिडेट क्या करते हैं कि डू डज में उन्हें दिक्कत होती है, किसके साथ डू का प्रयोग होगा और किसके साथ डज का यूज होगा। देखिए डू डज, आपने प्रोनाउन के पर्सन तो पढ़ ही रखे होंगे, यदि नहीं पढ़ रखे हैं तो देख लीजिएगा पर्सन क्या होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और बी हम देखते हैं कि आई और बी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और सेकंड पर्सन ये प्रोनाउन के पर्सन्स हैं, प्रोनाउन के सही सब्जेक्टिव केस के पर्सन्स हैं। ये बताने बीच में बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इनसे डू और डज की पहचान हो जाएगी, किसके साथ डू का उपयोग होगा और किसके साथ डज का उपयोग होगा। अधिकतर लड़के तो आई को प्लूरल मान लेते हैं कि आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए आई के साथ डू का उपयोग हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसे पढ़ने के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि किसके साथ डू और किसके साथ डज का उपयोग होगा। सेकंड पर्सन जो है वो यू है, और जो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन वो क्या है, ही, सी, इट और नेम, जितने भी नेम है किसी के वो थर्ड पर्सन में आते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारे पास रूल है वो रूल ये है कि डज का जो यूज होगा, डज का जो उपयोग होगा वो किन सब्जेक्ट के साथ होगा,
तो डज का उपयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका उपयोग करते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज का उपयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, सी, इट और किसी नेम के साथ हम डज का उपयोग करते हैं। अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ डू का यूज हो, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई और भी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकता है, तो उन सभी के साथ हम क्या करेंगे, डू का उपयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे चेंज होगा। कोई सेंटेंस है जैसे कि आप खाना नहीं खाते हो, आप खाना नहीं खाते हो। ये सेंटेंस भी यहाँ से देखेंगे तो प्रेजेंट है और ते है तो इंडेफिनिट है, और नहीं तो नेगेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। चेंज करने का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू, और हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ डू का यूज करेंगे। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना, खाने को ईट बोलते हैं तो ईट। यू डू नॉट ईट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो द फूड। ये सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। और ये पहला सेंटेंस जो है, आप फुटबॉल नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हो, ये होगा यू डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, यू डू नॉट प्ले द फुटबॉल। कुछ कैंडिडेट को ये सेंटेंसेस क्या छोटे लग रहे होंगे, यानी बहुत इजी सेंटेंस लग रहे होंगे। ये इजी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और सभी सेंटेंस को सिखाने के लिए मैंने यहाँ रखे हैं। जो इसकी एक्सरसाइज होगी या बाद में मैं टेस्ट लूंगा वो थोड़े इससे हार्ड होंगे सेंटेंस, और ऐसे छोटे सेंटेंस ही हमें सीखने में फायदा करते हैं, यानी कि हम छोटे सेंटेंस से ही सीखते हैं। ठीक, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो या फिर सीएचएसएल की किसी भी एग्जाम में आप बैठता ना, इस ही स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस मिलेंगे। और ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आपको एरर बेस्ड भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो एरर के क्वेश्चन आते हैं वो इसी फॉर्मूले से बनते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमने देखा है। इसके बाद अफर्मेटिव, इसके बाद इंटरोगेटिव होगा। इंटरोगेटिव देखते हैं क्या है। इंटरोगेटिव क्या है कि कोई सेंटेंस है, यानी किसी सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे, और क्वेश्चन भी हम दो तरह से पुटअप कर सकते हैं, जैसे क्या आप खाना खाते हो, तो इसमें कैंडिडेट क्या करेगा, सामने वाला हाँ या ना में जवाब दे देगा, हाँ या ना। और दूसरी तरह से क्वेश्चन हम ऐसे पूछ सकते हैं, आप खाना क्यों खाते हो, तो उसमें सामने वाला हमें एक्सप्लेन करके बताएगा, यानी हाँ या ना में कोई जवाब नहीं देगा। तो दो तरह से हुए, एक तो हाँ या ना जवाब वाले, या फिर मतलब एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हाँ या ना वाले हैं उनमें क्या को हम स्टार्टिंग में रखते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस भी बोल देते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं वो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का देखेंगे। क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने। अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, यानी उससे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आप क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसमें क्वेश्चन पूछा है और इसका जवाब हाँ या ना में आएगा,
तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, क्या से शुरू होने वाली कह सकते हैं, जिनका जवाब हाँ या ना में आता हो। एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल देखिए, क्या आप खाना खाते हो। अब इनके बाद में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ होता है। ठीक, क्या से शुरू हुआ है, बाद में हो है, यानी प्रेजेंट अवधेय इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन पूछा है तो इंटरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस ये है हमारे पास। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ट्रांसलेट करने का वो ये बनेगा कि इसमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज होती है। डू डज स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग हम करेंगे। और अगर सेंटेंस में मतलब नॉट भी है, नॉट यदि सेंटेंस में है तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का उपयोग करेंगे ही करेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ये आप प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है और आपके हिसाब से यहाँ डू है, तो डू यू सब्जेक्ट हो गया, यू नॉट इसमें है नहीं सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, तो ईट आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो द फूड, क्वेश्चन मार्क, यू ईट द फूड। एक एग्जांपल और देखें, क्या वह सुबह में घूमने जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है सेंटेंस का मैंने जो चेंज करने का एक मतलब जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें पहले यहाँ देखना है सेंटेंस किस टेंस का है। इससे पता चलता है सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, और इससे पता चलता है इंडेफिनिट का है, यानी सेंटेंस की जो नेचर है वो इंडेफिनिट है। दूसरी बात हम यहाँ जब देखेंगे तो इससे पता चलेगा इंटरोगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से चेंज होगा, ये स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में लगेगी। सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो डज का उपयोग होगा, तो यहाँ आ जाएगा डज, सब्जेक्ट ही। अब इसमें नॉट भी नहीं है तो नॉट का उपयोग करेंगे नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, जाना, घूमने जाना, जाता है, मेन वर्ब क्या है इसमें, जाता है, तो डज ही गो टू वॉक, वॉक मतलब घूमने, घूमने। अब सुबह में तो इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। ये सेंटेंस ऐसे चेंज हो जाएंगे। सीखने के लिए छोटे सेंटेंस है, स्ट्रक्चर यही लगेगा, चाहे यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम हो या एनडीए का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो, सभी में यही स्ट्रक्चर लगेगा, और इसी स्ट्रक्चर पे एरर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव मैंने आप सभी को तीनों सेंटेंस समझा दिए हैं। अगली वीडियो में प्रेजेंट के मतलब पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव तीनों समझाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।